आज हम बात करने वाले हैं 2003 में आई मूवी द बोन स्नैचर के बारे में। मूवी के नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। पूरी कहानी अफ्रीका के एक डेजर्ट की है। हम एक टीम देखते हैं जिसमें एक हार्ले, क्लाइव और पॉल थी। उन्होंने एक जगह का पता लगाया था और उन्हें लगता था कि वहाँ खजाना है। दरअसल ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं और उनका काम था रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना। वो तीनों एक जगह पर जाते हैं। उन्हें वहाँ अंडे की शक्ल की एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है जिसके ऊपर जब वो हथौड़ा मारते हैं तो टूट जाती है और इसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलकर इन सबको मार देता है। दूसरे सीन में हमें शहर में एक लैब में डॉक्टर जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी साइंटिस्ट के साथ एक क्रू की मदद कर रहे होते हैं जो कि एक रूम में फंसी थी और उसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला था, जिसे जैक अपनी सूझबूझ से काबू करके जान बचा लेता है। उनका बॉस उनके पास आकर जैक को फील्ड में कुछ ढूंढने का काम देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक उसी डेजर्ट में आया है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाले जैक को उतार कर चला जाता है। एक बूढ़ा आदमी एक छोटी सी दुकान लगाए बैठा था। वह जैक को एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। तब तक सहरा की गर्मी में कोल्ड ड्रिंक कैन मिलने से जैक को लगता था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उसकी किस्मत अच्छी है या नहीं, इसका फैसला आगे की कहानी करेगी। अब उसे वहाँ पर रिसीव करने एक खड़ूस कमांडर कोर आता है। वो उसे अपनी कंपनी की बेस पर ले जाता है। बेस की रिसेप्शन पर उसे मिकी के साथ जॉन मिलता है। मिकी जैक का पासपोर्ट और सामान की चेकिंग करती है, जिसमें उसे जैक की एक मशीन भी मिलती है जो कि एक तरह का ट्रैकर है जो जमीन के नीचे 2000 फीट तक क्रीचर का पता लगा सकता है। चेकिंग के दौरान कार का एक साथी टाइटस भी मरे हुए सांप के साथ आता है। अब जैक की एंट्री के लिए मिकी को एक डायरी ढूंढनी होती है जिसे जॉन ने अपनी पेंट में रखा होता है। इस बदतमीजी पर जैक जॉन को मारता है और मिकी इस डायरी को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जैक और मिकी ट्रक में उस टीम को तलाश करने निकलते हैं जो कि डायमंड की तलाश में आए थे। उनके ट्रक के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विड फ्यूल था क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर तक भी भटकना पड़ सकता था। कार्ल भी फर्स्ट एड किट को ट्रक में लेकर अपनी गन्स के साथ लोड करता है। अब हम यहाँ दो कैरेक्टर्स मैग्डा और गट से मिलते हैं जो कि ट्रक के ड्राइवर थे। निकलने से पहले टाइटस को एक बूढ़ा आदमी एक हड्डी का लॉक कर देता है जिसके ऊपर स्कल का डिजाइन था। अब इनका सफर शुरू होता है। हम देखते हैं कि जैक मिकी में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। रेगिस्तान में भटकने के बाद दूर एक ट्रक मिकी को दिखाई देता है। इस ट्रक के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि 2 इंसानों के ढांचे पड़े हैं। इनमें से एक ढांचे के पास चाकू भी था। ये देखकर कार्ल समझ जाता है कि ये बॉडी पॉल की है। सबको डाउट हो रहा था कि इनकी मौत 6-7 घंटे पहले हुई होगी, लेकिन इनकी बॉडी डीकम्पोज होकर कैसे ढांचे में बदल गई। मिकी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाती है। कार्ल का शक तीसरे बंदे पर होता है क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 ढांचे थे जबकि वो लोग 3 थे। उसे लगता है इन दोनों को उस तीसरे बंदे ने मारा है। इसी दौरान टाइटस उन्हें आवाज देकर अपने पास बुलाता है जहाँ उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। वो पैरों के निशान के पीछे चल देते हैं। मैग्डा ट्रक में ही थी। अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें समझ आता है कि स्टार्ट में 2 पैरों के निशान मिले थे और अब 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी जैक का मशीन बीप करने लगता है और सब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो सब एक शमशान जैसी जगह पर आते हैं जिसे देखकर लगता है कि यहाँ काला जादू वगैरह होता है। टाइटस जैक को वहाँ की चीजों को हाथ लगाने से मना करता है। टाइटस के पास जैसा लॉकेट था वैसा ही वहाँ की हड्डियों पर भी बना हुआ था। अब ट्रक में बैठकर वो वापस बेस की तरफ निकल पड़ते हैं और एक फॉरेन टीम को यहाँ भेजने का सोचते हैं। तो उन्हें रास्ते में एक ढांचा नजर आता है, यानी उस तीसरे बंदे का ढांचा जिस पर कार्ल को शक था। कार्ल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि इसके साथियों को किसी ने मार दिया। कार्ल उन्हें उसके लिए की खोज में जाने का बोलता है, लेकिन मैग्डा उन्हें मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी, इसलिए सब रात वहीं गुजारते हैं। रात में जैक को अपने साथ होने वाले सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं कि कैसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर आ गया। पर एक चीज उसके साथ अच्छी हुई थी, वो ये थी कि वो मिकी से मिला। अब वो रेत पर स्केटिंग करता है जिसे मिकी काफी देर से देख रही थी। वो मशीन को जैक के पास लेकर आती है क्योंकि वो काफी देर से अलर्ट कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो क्रिएचर इनके पास ही है। लेकिन जैक और मिकी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं तो मिकी ट्रक में सोने चली जाती है, पर जैक वहीं बाहर रेत पर लेटा रहता है। तभी उसकी मशीन जोर जोर से बीप करना शुरू कर देती है। जब वो अपने आगे पीछे देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर में वो क्रिएचर इसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही जैक चिल्लाते हुए ट्रक के पास जाता है और कॉल को उठाता है। कॉल जब टॉर्च ऑन करके बाहर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो जैक को समझाता है कि तुम अफ्रीका में हो, कोई जानवर देखा होगा।
तभी मिकी उन्हें आकर बताती है कि उनके साथियों के ढांचे गायब हैं। कार्ल को लग रहा था कि इसके पीछे जैक का हाथ है। फिर जैक इस पर गुस्सा होता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है, मैं इन हड्डियों का क्या करूँगा। तो टाइटस इन्हें एक जीव के बारे में बताता है कि उनकी एक रानी है जो इस जाति की पहली और आखिरी जीव है, जो कि डायनासोर्स के पहले से ही है, जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित है और अपने शिकार की सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। टाइटस की ये बातें कार्ल को जहर लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद जैक को वापस मशीन से बीप करने की आवाजें आती हैं। कार्ल मैग्डा को ट्रक उसी सिमत में ले जाने का बोलता है, लेकिन मैग्डा उसे सुबह होने का इंतजार करने को कहती है। सुबह होते ही वो सारे उस किलर के पाँव के निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर उतरकर वो सारे आगे पीछे उस क्रिएचर को ढूंढते हैं तो क्रिएचर उन्हें एक जगह मिलता है। कार्ल उसे स्नाइपर से शूट करता है, लेकिन जब उसे गोली लगती है तो वो कागज की राख की तरह बिखर जाता है। अब जब सब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कार्ल भी शॉक था। उन्हें वहाँ अपने साथियों के गायब ढांचे मिलते हैं। वो इन हड्डियों को ट्रक में रख देते हैं। टाइटस जैक को बताता है कि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट उसकी जवानी में हुआ था, जब उसने दोस्त की बॉडी की सिर्फ हड्डियों को देखा था। अब सब वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं, ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। मैग्डा आग को कंट्रोल करती है। गट उन्हें बताता है कि उन्हें इस ट्रक को बनाने में महीनों लग जाएंगे। अब वो सब तो रास्ता तो भटक ही गए थे। मिकी के रेडियो ऑन करने पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास से एक छोटा सा प्लेन गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान इन पर नहीं जाता। मैग्डा जैक को समझाती है कि इनके पास 2 दिन के खाने पीने का सामान है, इसलिए पैनिक ना करें। उन्हें वहाँ पर रहते हुए काफी दिन गुजर गए थे और ऐसा लगता था उन्होंने अपनी बस्ती बसा ली हो। एक रात गार्डिंग करने के लिए गट टाइटस को उठाकर अपने स्लीपिंग बैग में सोने चला जाता है। तभी टाइटस को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर गट के पास चला गया। जब टाइटस उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है उसका एक साइड का फेस ढांचे में बदल गया है। अब वो आवाज देकर कार्ल को और अपने दोस्तों को बुलाता है। उनके आने से पहले वो क्रिएचर टीनी पार्टिकल्स में बदल गया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो ब्लैक सैंड हो। वो टाइटस को भी अपने शिकंजे में घेरने लगे थे। तभी कार्ल आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायर करने लगता है। जैक और मिकी जख्मी टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली मारने से इन क्रिएचर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। कार्ल पेट्रोल डालकर लाइटर जलाकर इनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। मैग्डा उसे आग जलाने से मना करती है। कार्ल का इरादा अटल था। जैक उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर वापस जा रहा है पेट्रोल की वजह से। तब कार्ल सुकून में आ जाता है। अब सब टाइटस को देखने लगते हैं। जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सबको सेफ कर देता है। जैक देखता है कि उस क्रिएचर ने घट के ढांचे में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। उसे देखकर कार्ल उस पर हमला करता है तो वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ कार्ल और जैक में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैक कार्ल को गोली चलाने से रोक रहा था। इतने में मिकी समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना। मिकी प्लान बनाती है कि पैदल बेस में जाकर मदद लाएंगे। मैग्डा टाइटस के साथ ही रहेगी। कार्ल, जैक और मिकी पैदल ही सहरा में आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें अपनी तरफ एक रेतला तूफान आता हुआ नजर आता है, जिसमें वो सब फंस जाते हैं। तूफान जाने के बाद वो सारे उठकर अपने सामान को देखते हैं, जिसमें जैक की मशीन टूट गई थी। उन्होंने अपने साथ पेट्रोल का एक बॉक्स भी लिया था, जिसका आधे से ज्यादा पेट्रोल तूफान में गिर गया था। चलते चलते रात हो जाती है और वो एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। वो अपने चारों तरफ पेट्रोल का घेरा डाल देते हैं। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए होते हैं कि वहाँ क्रिएचर आ जाता है। उसने अपने फेस की जगह मैग्डा का फेस लगाया होता है। वो उनके पास नहीं आता तो वहाँ से चला जाता है। सुबह उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर देखने पर उन्हें वही ट्रक नजर आता है जिससे शुरुआत में उनके दोस्त लेकर उस संडे के पास आए थे। पहले वो अपने लिए मदद बुलाते हैं, फिर सब जैक के पीछे उस संडे में घुस जाते हैं। अंदर जाने पर जैक समझ जाता है कि ये जगह उसी मलका क्रिएचर की है। अब उनका साथी जॉन ऊपर आ गया। वो अपने पहले साथियों के स्केलेटन देखता है। अब इन दोनों को समझ आ गई थी कि टाइटस की बातें दुरुस्त थी। उधर जॉन उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बाकी साथियों के बारे में पूछता है। वो सब सच बताते हैं, लेकिन जॉन समझता था कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने साथियों को मार दिया है, इसलिए उन सबको हथकड़ी पहनाकर जीप में बिठाकर कैंप की तरफ बढ़ता है। अब वो समझ गए थे कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ख्वाहिश रखता है, इसलिए अगर उन्होंने इसे भी नहीं रोका तो बाद में इसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए कार्ल पीछे की विंडो को लात मारकर जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसे हथकड़ी डालकर जीप के पिछले हिस्से में डालकर वो सब एक माइन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो सब समझ गए थे कि क्रिएचर अपनी एक
कॉलोनी बसाना चाहता है। वो सब इस माइन के पास आते हैं। इनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोजिव था जिसे कार्ल लेकर जॉन के जीप के अंदर छोड़कर माइन के अंदर आ जाता है। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वहाँ जैक को एक पुराना जनरेटर दिखाई देता है जिसे वो ऑन कर देता है। अब इस माइन में रोशनी आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस माइन के अंदर जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि इस क्रिएचर को इन लोगों की मौजूदगी की खबर हो गई थी। कार्ल क्रिएचर को देखकर इसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अकेले अंदर जाने से जैक और मिकी रोक रहे थे लेकिन इनकी बात नहीं सुनता। क्रिएचर कार्ल पर हमला करके इसके ऊपर एक पिलर गिरा देता है। जैक इस क्रिएचर को अपने पीछे भगाकर ध्यान भटकाकर एक गड्ढे में डाल देता है। मिकी कार्ल को उठाकर इस गड्ढे के पास आती है। कार्ल जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता ही है कि वो क्रिएचर इसका पाँव खींचकर गड्ढे में फेंक देता है। जैक और मिकी कार्ल का हाथ पकड़कर खींच रहे होते हैं। कार्ल लिक्विड एक्सप्लोसिव अपने साथ लेकर इसी गड्ढे में गिर जाता है। जैक और मिकी एक्सप्लोसिव से बचते हुए माइन के एक हिस्से में आ जाते हैं जहाँ उन्हें रानी के कोकून नमा चीज नजर आती है जहाँ उस क्रिएचर ने उन्हें घेर लिया था। वहाँ उन्हें ये समझ आ जाती है कि कोकून इन सब का कंट्रोल है। जैक अपने दोस्तों को याद करके इस कोकून में चाकू मार देता है जिससे वो क्रिएचर मर जाते हैं और माइन के तबाह होने से पहले वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई देता है जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम दोनों को बेस के बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं जिसमें मिकी कुछ सामान को रखकर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि सामान में रानी के कोकून था। उन्हें बाद में उसी डेजर्ट में और भी कोकून मिले होंगे जिसे मिकी लेकर शहर की लैब में जा रही होगी और जैक उस क्रिएचर की तलाश में अभी भी वहीं पर है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट तो अभी तक आया नहीं है इसलिए कुछ भी कहना गलत होगा। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।